हेलो एवरीवन। सो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज ही मेरा क्लास नाइन्थ के लिए चौथा लेक्चर जा रहा है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो हम लोग अभी तक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग इन सब का कन्वर्जन भी देख चुके हैं। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं क्या बोलते हैं, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं। उसी तरह रिवर्स प्रोसेस में, वाइस वर्सा। ठीक है। आज हम लोग देख रहे होंगे एक छोटा टॉपिक, लेटेंट हीट। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेटेंट के बारे में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत बड़ा भी नहीं होने वाला है, या फिर बहुत शॉर्ट भी नहीं होगा, बट मीडियम होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो बने रहो। सो लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है? देखो, जब तुम क्या कर रहे होगे, जब तुम मान लो तुम आइस लिए, ठीक है, जब तुम बर्फ से आइस निकालोगे, उसको तुम गर्माओ, ठीक है, उसको तुम हीट करो, हीट दोगे, तुम देखोगे कि तू वो जो जिसमें रखा हुआ है, मान लो कटोरा, वो कटोरा गर्म नहीं हो रहा है। या फिर वो जो आइस है, या फिर वो जो कटोरा है, वो गर्म नहीं होगा स्टार्टिंग में। ठीक है। वो तब तक गर्म नहीं होगा जब तक सारा का सारा आइस लिक्विड में ना बन जाए। जैसे ही लिक्विड में बनेगा, उसके बाद वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम देखना, तुम करके देखना। वो जो गर्म क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग हीट तो उसको दे रहे हैं, गर्म क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सारा का सारा हीट जो है, वो सॉलिड जो बर्फ है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में लग जा रहा है। बट भैया, उससे तो टेम्परेचर तो राइज होना चाहिए ना। कैसे नहीं राइज हो रहा है? और बाद में फिर टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है? देखो, जब सॉलिड और लिक्विड में सबसे मेन डिफरेंस क्या है? एटम्स के बीच का क्लोजनेस। समझो, सॉलिड में ज्यादा एटम्स क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं। बट लिक्विड में वैसे नहीं होता है, लिक्विड में दूर होते हैं एटम्स। ठीक है। तो जिससे क्या होता है, बहुत मेजर डिफरेंस होता है सॉलिड और लिक्विड में। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को उस बीच दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही कम करना होता है, तोड़ना होता है। जैसे दो एटम अगर बहुत पास पास चिपके हुए हैं, तो इनको जब तुम अलग करोगे तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे बदलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जो हम लोग हीट देते हैं सबसे पहले, वो सबसे पहले किस चीज में यूज होता है? सबसे पहले एटम्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, अलग करने में यूज होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वो अलग हो जाता है, जब वो लिक्विड में बन जाता है, प्रॉपर्ली लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तब उसके बाद हीट क्यों होना स्टार्ट हो जाता है फिर? अब उसमें क्या बचा जो हीट होगा? तो उसमें ये बचा कि अब जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं उसमें, लिक्विड में, वो क्या हो रहा है, वो लिक्विड जो पार्टिकल्स एटम्स है, उसको पूरा वाइब्रेट, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होने के कारण जो हीट जनरेट होने लगता है पार्टिकल्स में, तो जो स्पीड ज्यादा होगा, तो स्पीड ज्यादा होने के कारण हीट जनरेट होने लगता है। इसी तरीके से गर्म लगता है हम लोग का कटोरी, लेकिन कब? जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता, तब जब आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता, तब जो कटोरा रहेगा, या फिर जो तुम जिसमें बॉल में तुम कर रहे हो, जिस बॉल में, वो गर्म नहीं होगा। तुमने करके देखना एक बार। ठीक है। तो उसी को कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट वो हीट ऑफ एनर्जी है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज होने के लिए। बट उसका हीट बदलना नहीं चाहिए, उसका टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर बदलेगा मतलब वो फिर वो लैटेंट हीट नहीं है, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए तब तक। सो लैटेंट हीट क्या हुआ? द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको क्या करने के लिए क्या करना चाहिए? चेंज ऑफ अ सब्सटेंस को चेंज करने के लिए यूज होना चाहिए। चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लैटेंट हीट। स्टेट ऑफ सब्सटेंस को चेंज करने के लिए यूज होना चाहिए ऐसा हीट एनर्जी। लैटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, लैटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है। Why latent heat does not cause a rise in temperature of the substance? So, the latent heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction between the particles of the substance. ये किसमें यूज होता था? पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने में यूज हो जाता है ये हीट। ठीक है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, द latent heat does not increase the kinetic energy of the particles of the substance. वो kinetic energy नहीं बढ़ाता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रहा होता है वो heat energy. ठीक है। And since there is no increase in the kinetic energy of the particles, the temperature of a substance does not rise during the change of state. Since kinetic energy नहीं बदल रहा है पार्टिकल का, तो इस वजह से टेम्परेचर भी नहीं बदलता है उस टाइम। सो यहाँ तक समझ गया लैटेंट हीट क्या होता है, क्यों होता है, लैटेंट हीट क्यों अकर हो रहा होता है। सो लैटेंट हीट दो प्रकार का होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा होगा। फ्यूजन मतलब जो आइस या फिर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको फ्यूजन कहते हैं, उस प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं। और वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं अपने लैटेंट ऑफ फ्यूजन पे। पहला टाइप, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। देखो यहाँ पे नाम से क्लियर है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। फ्यूजन को वही कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज।
The heat which is going into ice but not increasing its temperature is the energy required to change the state of the ice from solid to liquid या water. तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड का मेन एक एग्जांपल ले रहे हैं आइस को लेके, क्योंकि आइस तुम्हारा इजिली अवेलेबल है तो वो जल्दी दिख जाएगा उसका कन्वर्जन। तो मान लो लोहा लेके बैठ जाओगे, उसको तुम पिघला रहे हो गैस स्टोव से, वो थोड़ी पिघल जाएगा, उतना आसानी से नहीं पिघलता है, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। सो तुम ऐसा चीज पकड़ो जिसको तुम आसानी से ऑब्जर्व कर सको, इसलिए आइस का एग्जाम्पल हम लोग लेके पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दिस इज नोन एज द, देखो यहाँ पे फिगर है, ये एक्सपेरिमेंट किए हम लोग। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किए, देखो नीचे से हीट दिए, ठीक है, नीचे से हीट दे रहे हैं हम लोग, हीट, वो हीट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है, ये सब भाई केमिस्ट्री तुम लैब में करोगे सब तुमको मिलेगा। वायर गॉज हो गया, वायर गॉज के ऊपर तुम बीकर रखोगे। ठीक है, कि बीकर डायरेक्टली इफेक्ट ना हो। ठीक है, सो वायर गॉज से क्या हुआ, तो यहाँ पे एक थर्मामीटर भी लिए हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में देखो यहाँ पे 0 पे रीडिंग पहले से, आइस है, आइस कितना टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, बीकर में जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो देखो अभी भी 0 ही पे है, वो 0 बढ़ ही नहीं रहा है जब तक वो मेल्ट हो रहा है। देखो अभी मेल्टिंग प्रोसेस में है, मेल्ट हुआ नहीं है, मेल्टिंग प्रोसेस में है। जब तक वो मेल्टिंग प्रोसेस में रहेगा तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इसी चीज को क्या, इसी एनर्जी को, जितना एनर्जी उसको चाहिए होगा, कि जब तक वो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, जितना एनर्जी उसको लगा उसी को कहते हैं लैटेंट फ्यूजन। सो वही लिखना है हमने, द हीट विच इज गोइंग टू आइस, जो आइस में जा रहा है, बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यही एनर्जी चाहिए होगा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, आइस के लिए। सो दिस इज नोन एट द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। जो यहाँ पे आइस का बात करें तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, कोई राइज इन टेम्परेचर नहीं है। Why does the heat energy go? Where does the heat energy go? Actually, this heat energy is used up in changing the state of the solid substance by overcoming the force of attraction between its particles. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच, आइस के पार्टिकल्स के बीच, उसको ओवरकम करने के लिए ही वहां पे हीट एनर्जी यूज हो गया है, लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। जूल्स मतलब यार देखो, हीट एनर्जी या फिर किसी भी एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है जूल्स, जूल्स हम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कैसे लेंथ को तुम नाप रहे हो तो मीटर में नाप रहे हो, सेंटीमीटर में नाप रहे हो, वैसे ही एनर्जी को मेजर करते हैं हम लोग जूल्स में, तुम लोग पढ़े होगे या फिर पढ़ोगे। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम, देखो लैटेंट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, वो सॉलिड का क्वांटिटी, मतलब वो सॉलिड का क्वांटिटी जो कि जितना हीट चाहिए होगा, वो हीट जो कि 1 किलो के सॉलिड को कन्वर्ट कर दे लिक्विड में, उसको कहते हैं लैटेंट ऑफ फ्यूजन। द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट कितना हीट चाहिए जूल्स में, required to convert 1 kilogram of solid at its melting point due to liquid without any change in temperature। मतलब 1 kg किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए होगा उसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, या मेल्टिंग, 1 kg सॉलिड को, किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए होगा सॉलिड को बिना टेम्परेचर में राइज हुए, उसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ में आ गया, ये रिएक्शन समझ गए तुम लोग, या ये एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, मतलब जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बट अभी तक पूरा आइस नहीं हुआ है, तो मेल्टिंग के प्रोसेस में है, तो मेल्टिंग के प्रोसेस में टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। ठीक है, चलो द लैटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द लैटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ठीक है, वेट, चलो ठीक है, समझ में आ गया बात। सो लैटेंट ऑफ फ्यूजन जो है आइस के लिए वो क्या है वैल्यू, याद रखना 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg, मतलब 1 kg सॉलिड को 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी चाहिए होगा पूरे के पूरे वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। 3.34 इंटू 10⁵, मतलब समझ रहे हो क्या होगा, मतलब 334,000, मतलब 3,34,000 जूल एनर्जी चाहिए होगा 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये है। ठीक है, बाय सेइंग दैट द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इतना है, इससे क्या मतलब है, वी मीन दैट 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, इसी टेम्परेचर पे वो होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, दिस मीन्स दैट 1 किलोग्राम of ice at 0 degree Celsius has 3.34 into 10⁵ joules less heat than 1 kilogram of water at the same temperature of 0 degree Celsius। अब ये क्या कह रहा है भैया, ये क्या मतलब हुआ,
समझो, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हीट दे रहे होते हैं। हीट दे रहे होते हैं मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो एनर्जी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि सॉलिड के पास कम एनर्जी है उतना लिक्विड के पास जितना है। हम लोग को सॉलिड को एनर्जी क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि लिक्विड के पास एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। तभी ना सॉलिड को एनर्जी दे रहे हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो जो कन्वर्जन चाहिए होगा सॉलिड से लिक्विड में, जितना एनर्जी हम लोग देंगे, उसका मतलब वही है कि सॉलिड के पास उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी का कमी था। कैसे? सिंपल एग्जांपल इसके लिए समझते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास, तुम गए 100 रुपए का कोई सामान खरीदने, तुम्हारे पास 90 रुपए हैं, ठीक है। तुमको कितने रुपए चाहिए कि तुम 100 रुपए वाला सामान खरीद सको? 10 रुपए चाहिए। तुमको अगर हम 10 रुपए देंगे तो तुम वो सामान खरीद लोगे 100 रुपए में, 100 रुपए वाला। इसका मतलब क्या होता है, बस 10 रुपए का कमी था, तब तुम वो 100 रुपए वाला सामान नहीं खरीद पा रहे थे। तुमको जैसे ही वो 10 रुपए मिला, तुम वो 100 रुपए का सामान खरीद लिए। उसी तरह जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए जितना हीट चाहिए, जितना लैटेंट हीट चाहिए, हीट नहीं लेटेंट हीट चाहिए, जितना सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, इसका मतलब वही है कि सॉलिड के पास उतना एनर्जी कम था लिक्विड से, तभी वो उतना एनर्जी जैसे ही मिला उसको वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यही बात है। लेकिन वो सॉलिड का क्वांटिटी कितना चाहिए, 1 किलो, ठीक है। यही बोल रहा है। इट हैज बीन फाउंड दैट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ice at 0 डिग्री सेल्सियस is more effective in cooling in a substance than water at 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये पाया गया कि जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो वो वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट, मतलब आइस ज्यादा ठंडा लगेगा यार। तुम वाटर, जो अभी आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है उसको छुओ, और जो आइस होगा उसको प्रॉपर छुओ, तो वो ठंडा ज्यादा किससे लगेगा? आइस से लगेगा। क्यों? तुम सोचो जरा। भाई दोनों तो सेम टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ठंडा हमको आइस से क्यों ज्यादा लग रहा है, वाटर से ज्यादा क्यों नहीं? तुम ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखो यार। एक बाउल लो, उसमें आइस पहले गरमाओ, गरमाओ तब तक जब तक बाउल का टेम्परेचर ना बढ़े, और क्या हो कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों का सेम टेम्परेचर सेम रहेगा। तो क्या करो, तुम पानी को छुओ और एक तरफ आइस रख लो, आइस को छुओ, तुमको ठंडा आइस से ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों लगेगा? तुम जब उसको तुम हाथ में पकड़ोगे तो क्या होगा, आइस के पास एनर्जी कम है, उसको एनर्जी चाहिए। तुमको 10 रुपए चाहिए होगा, तुम 10 पैसे नहीं करोगे, तुमको कोई 10 रुपए दे रहा है, तुम बोलोगे नहीं नहीं हमको 10 रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको 100 रुपए वाला सामान भी तो चाहिए भाई। बात समझ? तो तुमको क्या करोगे, तुम वहां पे क्या करना चाहोगे, जो आइस तुम पकड़ोगे वो आइस तुम्हारे बॉडी से हीट लेने लगेगा, उसको हीट लेने का सोर्स मिल गया है। उसको हीट कहाँ से लेना है, उसको सोर्स मिल गया, तो वो हीट क्यों ना ले, तुम्हारे बॉडी से वो हीट लेने लगेगा, और जब हीट लेने लगेगा तुम्हारा टेम्परेचर घटेगा हाथ का, और तुम्हारा टेम्परेचर घटेगा तुमको कूलिंग का एहसास होगा। बट वही बात लिक्विड में क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्योंकि लिक्विड के पास उतना हीट अवेलेबल हो गया है, वो उतना ठंडा महसूस नहीं करवा पाएगा तुमको, क्योंकि उसको बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए। अगर उसको वेपर में कन्वर्ट होना होगा तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जीरो पे नहीं हो जाएगा। सो बात समझ रहे हो? तुम्हारा हाथ को क्यों ज्यादा ठंडा कर दिया आइस? क्योंकि वो तुम्हारे हाथ से हीट लेने लगा, उसको हीट चाहिए लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। तो तुम आइस को पकड़े रहो हाथ में, धीरे धीरे वो पानी बन जाएगा, और तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ से वो हीट लिया, अपने में यूज किया, लिक्विड में बन गया, और तुम्हारे हाथ में जो हीट लिया वो टेम्परेचर वहां पे घट गया तुम्हारे हाथ का, इसीलिए तुमको ठंडा लग रहा है। अब बात समझ में आया क्यों आइस से ज्यादा ठंडा लगता है एट द सेम टेम्परेचर जब वाटर? ठीक है, चल। This is due to the fact that for melting, each kilogram of ice takes its latent heat of Itna juice from the substance and hence cools the substance more effectively. On the other hand, water at 0 डिग्री सेल्सियस cannot take any such latent heat from the substance. वो कोई हीट नहीं ले पाता सबस्टेंस से ज्यादा, लेगा बस थोड़ा सा लेगा, वो अपना कूलिंग इफेक्ट के कारण। बट आइस ज्यादा ले लेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको हीट चाहिए, हीट एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं लेटेंट हीट। देखो ये वही एग्जांपल है, व्हेन वी होल्ड अ पीस ऑफ आइस इन आवर हैंड इट फील्स वेरी कोल्ड। This can be explained as well. The piece of ice held in our hand starts melting slowly. This ice takes the latent heat required for melting from our hand. हमारे hand से वो heat ले लेता है. Our hand loses heats to ice and hence we feel it cold. हमारा body वहाँ पे जो hand है वो heat महसूस नहीं करता है वहाँ पे, मतलब heat वो दे रहा होता है। सो वहाँ पे कूलिंग हम लोग को महसूस होता है। देखो यहाँ पे भी, when a solid melts it absorbs heat to form liquid. The reverse of this is also true. इसी का उल्टा भी ट्रू होगा ना भाई, लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए हीट, उसको हीट एनर्जी रिलीज करना होगा। सो दैट इज व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म सॉलिड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है उस, भाई लिक्विड के पास ज्यादा एनर्जी है, तो एनर्जी जब देगा तभी ना वो सॉलिड बन पाएगा। सॉलिड को एनर्जी चाहिए लिक्विड बनने के लिए, वैसे लिक्विड को एनर्जी देना पड़ेगा सॉलिड बनने के लिए वापस।
वही बात है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स इट एब्जॉर्ब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू फॉर्म वाटर एट द सेम टेम्परेचर 0 degree Celsius. Now, when water at 0 degree Celsius freezes to form ice at 0 degree Celsius, then it gives out an equal amount of heat. Means 3.34 into 10 to the power 5 joules of heat joules per kg हीट वो वाटर भी देगा जो आइस में कन्वर्ट होना होगा. मतलब वाटर टू आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये इतना ही हीट एनर्जी देगा. रिवर्स में तो वही सेम होगा ना. सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया. समझ में आ गया पूरा पूरा. चलो अब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखते हैं. सो वेपराइजेशन मतलब क्या हुआ, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन. सेम उसी तरीके से यहाँ भी फिनोमेनन हो रहा होगा. यहाँ भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. वाटर क्या किए, वाटर को गर्म किए 100 डिग्री सेल्सियस पे, देखो पहुंच गया. देखो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया. अब देखो ये स्टीम में बनने लगा. ये स्टीम में बने, देखो अभी तक पूरा स्टीम में नहीं बना है, अभी बॉइलिंग प्रोसेस में है. बॉयल नहीं हो गया पूरा का पूरा. जो टेम्परेचर बढ़ने लगा बॉइलिंग प्रोसेस में, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है बीकर का. ठीक है, तो वही है. वंस द वाटर हैज बिगन टू बॉयल, the temperature remains constant at 100 degree Celsius until all the water has changed into steam. जब तक सारा पानी नहीं कन्वर्ट होगा तब तक 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. The heat which is going into boiling water but not increasing its temperature is the energy required to change the state of the water from liquid to gas. वही चीज, जो एनर्जी चाहिए होगा उसको लिक्विड से गैस बनने के लिए, उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कहेंगे. लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि हम लोग वाटर का यहाँ पे बात कर रहे हैं. The heat energy supplied to a boiling liquid is used up in changing the state of the liquid substance by overcoming the force of attraction between its particle. यहाँ भी सेम बात, जो हम लोग लाइटिंग हीट दे रहे हैं वो कहाँ यूज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में तोड़ने के लिए. देखो गैसेस में क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा दूर दूर होता है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, उसी से तोड़ने के लिए वहां पे latent heat यूज हो रहा है. सो द latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules required to 1 kilogram of liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature. अब बोले भैया लिक्विड को तो मिली लीटर में यूज करते हैं, मेजर करते हैं, लीटर या मिली लीटर में. किलोग्राम कहाँ से आ गया, लीटर को किलोग्राम में तुम कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे लैटेंट ऑफ फ्यूजन क्या था, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए होगा एट सेम टेम्परेचर, उसे कहते हैं लैटेंट ऑफ फ्यूजन. उसी तरीके से 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितना हीट चाहिए होगा एट सेम टेम्परेचर इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. बात समझ आ गया. चलो ठीक है. So it has been found by experiments that 22.5 into 10 to the power 5 joules of heat is required to change 1 kilogram of water at its boiling point 100 degrees Celsius to steam at the same temperature. मतलब क्या हुआ, the latent heat of vaporization of water is 22.5 into 10 to the power 5 joules per kg. ये क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. वाटर का लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इतना एनर्जी चाहिए वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे वो स्टीम बन जाए पूरा का पूरा 1 kg ऑफ वाटर. ठीक है, ये हुआ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. जैसे एग्जांपल देखो, हाँ देखो ये एक बात, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इट अब्सॉर्ब्स लैटेंट हीट. देखो हाँ, it has been found that the burns caused by the steam are much more severe than those caused by boiling water. Though both of them are at same temperature. देखो जैसे कैसे आइस ज्यादा ठंडा कर देता था एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसी तरह वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कम इफेक्टिव तुमको वो जलाएगा हाथ एज कंपेयर टू स्टीम. तुम क्या करो, मत करना है ऐसे, पहली बात तो. लेकिन अगर तुम किसी तरीके से कर पाओ ये एक्सपेरिमेंट, तो तुम पहले जो बॉयल हो रहा है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें कोई चीज डुबा के देखो, वो देखना उसमें जो गर्म गर्म महसूस होगा वो, और जो स्टीम में महसूस होगा वो दोनों अलग चीज होगा. या फिर तुम क्या करना कि जब स्टीम हो रहा होगा, जब बॉयल हो रहा होगा वाटर, तब उसके ऊपर हाथ लेके जाना, 10 सेकंड ऊपर हाथ रखना, और फिर दूसरा हाथ तुम 10 सेकंड पानी में लेके जाना. तुम देखना तुमको स्टीम में ज्यादा दर्द होगा, तुम्हारा स्टीम में जलन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टीम उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तुम्हारे हैंड में पहले से हीट है, उस स्टीम के पास ज्यादा हीट है, तो जो वो हीट होगा वो तुम्हारे बॉडी में बर्न काउज करेगा. वही बोल रहा है, it has been found that the burn caused by steam are much more severe than the caused by the boiling water, though both of them are at the same temperature. This is due to the fact that steam contains more heat. steam के अंदर ज्यादा हीट है, क्योंकि हम लोग उसको एनर्जी दिए हैं वाटर को स्टीम में बनने के लिए.
in the form of latent heat than boiling water. So when steam falls on our skin and condenses to produce water, it gives out 22.5 into 10 to the power 5 joules per kilogram more heat than boiling water at the same temperature. इतना हीट ज्यादा देता है क्यों? किस चीज में? जैसे स्टीम आएगा तुम्हारे हाथ पे, कैसे तुम प्लेट रखते हो ऊपर, खाना पड़ा तुम ऊपर से प्लेट से ढक देते हो, तो ऊपर क्या हो रहा था वहां पे पानी, जब तुम उसको खोल के देखो वहां पे पानी ड्रॉपलेट्स हो, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो क्या हुआ जो स्टीम बना वो वाटर, वो वापस वाटर ड्रॉपलेट में बन गया। तो वही जो स्टीम जो वाटर ड्रॉपलेट्स में वापस बना है वो वापस एनर्जी रिलीज किया होगा 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर केजी। वो उतना एनर्जी रिलीज किया होगा। उसी तरह जब तुम हाथ लाओगे तुम्हारा हाथ में स्टीम टकराएगा तो वो वाटर वेपर बनेगा, वो वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, बट वो उतना एनर्जी रिलीज कर देगा वहां पे, और जितना एनर्जी रिलीज करेगा उतना बर्निंग का होगा तुम्हारे हैंड में। ठीक है। Since steam gives out more heat than boiling water, it causes more severe burns. ज्यादा हीट देता है स्टीम, इसलिए ज्यादा सीवियर बर्न्स होता है। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई स्टीम इज बेटर देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पसेस। इसीलिए हीटिंग पर्पसेस के लिए स्टीम का यूज करते हैं एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है। सो ये था आज का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई थिंक तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था, दोनों सिमिलर चीजें, बस फ्यूजन को सॉलिड टू लिक्विड चेंज कितना हीट चाहिए से एट द सेम टेम्परेचर 1 kg सब्सटेंस को सॉलिड को लिक्विड पे चेंज होने के लिए। और लैटेंट वेपोराइजेशन क्या होता है, 1 kg लिक्विड को कितना हीट चाहिए होगा कि वो वेपर में बन जाए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, उसको होता है लैटेंट वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट क्या हुआ, लैटेंट वो एनर्जी हुआ जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं किसी स्टेट ऑफ सब्सटेंस को अपने दूसरे स्टेट ऑफ सब्सटेंस में बनने के लिए विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच आप लोगों को यहाँ तक साथ देने के लिए, यहाँ तक बने रहे तुम लोग, बहुत बहुत शुक्रिया यार। आज का लेक्चर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा, छोटा ही रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून। कोई भी दिक्कत होगा तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, इसमें तो आज कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए ऐसे। अगर तुम पर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमको तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। याद करना वो दोनों वैल्यूज लैटेंट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ आइस एंड वाटर का याद करके रखना, क्योंकि दिया है तो हम बहुत दिए हैं नोट्स में, तो हम बहुत सोच समझ के दिए हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ट्यूजडे। बाय बाय, सी यू सून।